स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे सोशल साइंस का दूसरा सेट, झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर देख रहे हैं टर्म 2 वाला, जिसमें सोशल साइंस का आज दूसरा सेट देखेंगे। बाकी सेट हो गया है कंप्लीट, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज सोशल साइंस का दूसरा सेट का सोल्यूशन देखते हैं। पहला जो है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 आंसर देना है। 2 नंबर का, दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम चलिए 7 का आंसर देंगे, लेकिन एग्जाम में आप 5 यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जोबरे कौन होते थे? जोबरे कौन होते थे, उनका क्या कार्य होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जोबर रखते थे। जोबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जोबर का कार्य होता था, जोबर अपने गांव से लोगों को लाता था, गांव से आए लोगों को विश्वास दिलाता था कि उन्हें शहर में जमने में मदद करेगा और मुसीबत में पैसे से मदद करेगा। इस प्रकार जोबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जोबर मदद के बदले पैसे और तोहफा की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रण करने लगे। तो ये जोबर थे और जोबर का कार्य था। अगला तीसरा क्वेश्चन है इसी का, जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण दे। तो कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। किसी दो राजनीतिक दल का नाम बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल राष्ट्र और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है? तो वंशवाद की चुनौती, अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने की आसार खत्म हो जाते हैं। दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये वंशवाद, यानी वंशज अपना वंशज को आगे बढ़ाने के चक्कर में काबिल लोग पीछे रह जाते हैं और वंश को बढ़ा देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। वाणिज्य बैंक से क्या तात्पर्य है? तो व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए वह जनता, फर्मों और सरकार से जमा स्वीकृति करता है, उनके चेक या आदेश पर भुगतान करता है। जमा का प्रयोग ऋण या निवेश के लिए करता है। तो ये उसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है हमारी अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना। तो अपना देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश में जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जब वे अपनी इकाइयां संसार के अनेक देशों में स्थापित करती है, यानी अपने कंपनी जो है अलग अलग देशों में खोलते हैं। तो इससे वैश्वीकरण जो है बढ़ती है, ठीक है। लघु उत्तरी में आते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। परिणाम स्वरूप देश के में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहरों और उद्योगों का विकास हुआ, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद की कीमतें बढ़ने लगी। इसके बाद बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न की आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। कॉर्न लॉ समझा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया, यानी घाटे पर पहुंच गया। 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उनके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त
कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यहाँ से होने वाले निर्यात में निकटी कमी आई। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था। तो नए नए बंदरगाह बने जिससे कि ये पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ने लगे, ठप होने लगा। पुराने बंदरगाहों की जगह में नए बंदरगाह बम्बई व कलकत्ता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। ठीक है, उसका आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों का नाम दे। तो भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रति वर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले का अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकाला जाता है ना। तो जितना भी कोयला है उसका 2/3 झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा निकाला जाता है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। झारखंड प्रमुख खनन क्षेत्र बोकारो, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़ ये सब है झारखंड में। मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र है उमरिया, सोहागपुर। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला क्षेत्र कोरबा और अंबिकापुर। उड़ीसा में प्रमुख कोयला क्षेत्र संबलपुर और सुंदरगढ़ जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों में सुधार के उपयोगों के बारे में बताइए। तो लोकतंत्र में कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराते हैं। अतः चुनौतियों का सामना करने के लिए दलों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। क्या क्या सुझाव है दलों को सुधारने के लिए? पहला सुझाव है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। तो दल बदल जो इस पार्टी में है फिर तो उस पार्टी में चल गई थी, दल बदल जो करते हैं उसको रोका जाए। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। उन्हें इसे मानना होता है। तो अगर कोई दल बदलता है, सांसद है या विधायक है, अपना दल बदलता है तो उसको सीट भी गंवाना पड़े, इस तरह का कानून नहीं चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए यह आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सब है, लेकिन जितना जालफास है वो सभी चल जाते हैं, हो जाता है, काम हो जाता है पैसा से, है ना। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। तो नियम कानून सही है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा। राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट दें। दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इनके अलावा राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाकर, जैसे आंदोलन और मीडिया आदि के द्वारा भी संभव हो सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। तो ये सब का इस जो तरीका उससे लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है? आंसर हो जाएगा, वैध सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, यथार्थ प्रतिमानों तथा सही कार्य प्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली के द्वारा लिए गए हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिया है, जो लोगों को यह जानने का अधिकार देता है कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। ये लोगों का अधिकार है कि जाने कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसका कार्य प्रणाली क्या है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। अगला प्रश्न है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। तो ऋण यानी कर्जा जो लेते हैं उसका क्या भूमिका है? तो ऋण का भूमिका देखिए, जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वे ऋण लेकर अपना काम चला लेते हैं। दूसरा, देश के विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योगपतियों की विशेष सहायता करता है। ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है, इसलिए इसके सहायता से लोग अपने घर का निर्माण कर सकते हैं और आने जाने के लिए कारें आदि भी खरीद सकते हैं। ऋण की दर भी कम होनी चाहिए ताकि लोगों को ऋण चुकाने में आसानी हो। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो
अगला को प्रश्न है ऋण की शर्तों का उल्लेख करना है। क्या क्या शर्त है ऋण के, उसको उल्लेख करना है। देखिए, ब्याज दर, सामर्थ्य, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के लिए तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदाता के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कर्ज लेने वाला कैसा, देने वाला कैसा, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, जो 3 प्रश्न का आंसर देना है 5 में से। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। खाद्य उपलब्धता 2 उदाहरण देना है तकनीक के प्रभाव को दर्शाने वाले। तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कारों जैसे रेलवे, भाप के जहाज़ों, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों का खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा। का नंबर यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियों, हल्की बग्घियों, बड़े आकार के जलपोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थ को दूर दूर के बाजार में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी खराब होने वाली चीज़ों जैसे मांस, फल को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। जिसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिका यानी कार्य, पहला चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। अगला सरकारी नीति को दिशा निर्देश। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता उनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की मनपसंद, नापसंद के बारे में पता चलता है। कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है और अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन है दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी अनेक प्रकार से अपना उत्पादन स्थापित करती है या उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। मतलब कोई कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे देश में जाकर के किस तरह से वो अपना उत्पादन को स्थापित करता है या कंट्रोल करता है, उसको बताना है। तो ये ऐसे स्थानों पर अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करती है जो बाजार के बिल्कुल निकट होती है, पहला। दूसरा, वे ऐसे स्थानों को चुनता है जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के कारीगर और मजदूर आसानी से मिल जाए। ठीक है, ताकि बिना कारीगर और मजदूर का कोई भी काम नहीं हो सकता। तीसरा, वे ऐसे स्थानों में अपने केंद्र स्थापित करेंगे जहां उन्हें उत्पादन के अन्य साधन या कारक भी आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे अच्छी सड़कें, बिजली, ये सभी होनी चाहिए। वे ऐसे स्थान या राज्यों में अपना निर्माण केंद्र खोलेंगे जहां की स्थानीय सरकारें उनके हितों को ध्यान दें, मतलब वहाँ की सरकार भी उस पर उसके हित पर ध्यान रखे, वैसे जगह में वो लोग कंपनी खोलना चाहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अच्छा और भी इसका आंसर है। उसके बाद है अगला पॉइंट, कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिलकर काम शुरू कर देती है ताकि उन्हें योग्य और तजुर्बेकार साथी मिले। स्थानीय लोग से मिलकर काम करते हैं ताकि उसको थोड़ा सहूलियत होगा। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है ताकि काम को बढ़ावा देने में आसानी हो। पहले कंपनी खरीद लेते हैं स्थानीय कंपनी को, तो थोड़ा बहुत चला हुआ है, जान पहचान भी कंपनी है तो उसी को चला देते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, है ना। कई बार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी वस्तु के निर्माण में काम आने वाली विभिन्न कलपुर्जों स्थानीय औद्योगिक इकाइयों से तैयार करवा लेंगी और उन्हें जोड़कर मोटर कार आदि तैयार करने का काम स्वयं संभाल लेगी। इस प्रकार समय और परिस्थितियों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग ढंग से अपनी निर्माण इकाइयाँ स्थापित कर लेंगी यदि उनका लाभ कमाने का ध्येय पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार की कृषि है जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाले छड़ी तथा
परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। प्रारंभिक निर्वाह कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उत्पादन करता है, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, पुरानी तकनीक एवं परंपरागत औजारों का प्रयोग होता है। यह खेती छोटे छोटे खेतों में की जाती है तथा किसानों के पास अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई जोतें होती है। अधिकतर किसान गरीब होते हैं तथा वे उर्वरक तथा अच्छी फसल देने वाले बीजों का प्रयोग नहीं करते। कुल मिलाकर उत्पादकता बहुत कम होती है। तो ये हम लोग का स्थिति, हम लोग वैसे ही किसान हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम लिखना है, वह मिलान करना है। हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम, मंगलुरु, ये कहाँ वहाँ को इसको दर्शाना है, ठीक है। ये देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में क्या है, तो ये राजस्थान हो गया, ये 2 क्या है, 3 क्या है, ये 2 में हजारीबाग हो गया, यहाँ पे 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, मंगलुरु होगा। तो ये सबको दर्शाना है। 5 में क्या होगा, तो देखिए पहला में अजमेर होगा, दूसरा में हजारीबाग, तीसरा में लौह अयस्क क्षेत्र, चौथा में विशाखापत्तनम और नीचे सबसे मंगलुरु है, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा तक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगे और जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका सेट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।